हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका अपना पर्दा। मैं हूं आपकी फेवरेट वाली होस्ट उन्नति। और मैं आयुषी। आयुषी, हम्म। आज का टॉपिक क्या है? तुमने कहा था तुम कुछ बहुत बड़ा लेकर आने वाली हो। हाँ यार, मैंने कहा था और आज मैं एक ऐसी चीज लाई हूँ जो सुन के तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। अब बता भी दो, तुम हमेशा ऐसे सस्पेंस क्रिएट करती हो। डायरेक्ट बताया करो क्या है। ठीक है तो सुनो। दुनिया में इल्यूमिनाटी का नाम सुना है? हाँ, वो सीक्रेट सोसाइटी वाला, हॉलीवुड मूवीज में अक्सर देखा है मैंने। हाँ वही। अब भूल जाओ उसको। क्यों? मतलब ये कि जो मैं आज बताने वाली हूँ ना, वो इल्यूमिनाटी से 1000 गुना पुरानी है, 1000 गुना पावरफुल है और 1000 गुना इंटरेस्टिंग है और सीधा हमारे अपने देश से कनेक्टेड है। अपने देश से? इंडिया से? इंडिया से, भारत से और अपने प्यारे देश से। यार, अब तो सीरियसली बता ही दो, क्या है ये? देखो, इसका नाम है द 9 अननोन मेन। 9 अननोन मैन, 9 अजनबी आदमी। ये क्या है? मतलब ये 9 लोग हैं कौन और इन्हें अननोन क्यों कहा जाता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। हाँ यार, ये पहली बार ही सुनी होगी। ये वो चीज़ है जो मेन स्ट्रीम में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी है, आज तक एग्जिस्ट करती है और इसको बनाया था एक ऐसे शख्सियत ने जिसका नाम तुमने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसको पूरा इंडिया जानता है। पूरा इंडिया जानता है? मैंने स्कूल में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। तुम बताओ कौन है वो? सम्राट अशोका। रुको, अशोका? हम्म। हिस्ट्री वाले अशोका? जी, वही लायन कैपिटल वाले? वही अशोका, मौर्य वंश वाले, वही चक्र वाले। यार, ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वो एक राजा थे ना, बुद्धिस्ट थे, अहिंसा में बिलीव करते थे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी क्या खाक बनाई होगी? हाँ, और यही तो पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो बुद्धिस्ट क्यों बने? उस एक मोमेंट ने ही ये सब स्टार्ट कराया था और वो मोमेंट इतना पेनफुल था, इतना डिवास्टेटिंग था कि सच में आंखें भर आती हैं। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? तो सुनो, पूरी कहानी सुनाती हूँ मैं तुम्हें, एकदम शुरू से, और बीच में जो भी पूछना हो पूछती रहना, ठीक है? बिल्कुल। देखो, तो इमेजिन करो कि ये है आज की रफली 2300 साल पहले का ज़माना, 261 BCE के आसपास का। भारत में मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोका का दादा था, उन्होंने इस एम्पायर की नींव रखी थी। फिर बिंदुसारा आए, जो अशोका के पिताजी थे, और फिर अशोका की बारी आई। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ये तो बेसिक हिस्ट्री है, ये मैं जानती हूँ, स्कूल में भी पढ़ा था। अच्छा, तो ये बताओ कि अशोका कैसा राजा था शुरू में? अच्छा था या फिर बुरा? अच्छा ही था, धर्म अशोका बोलते हैं उसे। ऑब्वियसली अच्छा ही था ना, तभी तो उसे ग्रेट अशोका कहते हैं। गलत। क्या? सच में? मतलब आधा गलत। शुरू में अशोका बिल्कुल अलग इंसान था, बहुत बहुत अलग। इतना एग्रेसिव था, इतना रूथलेस था कि लोग उसे चंद्र अशोका बुलाते थे। चंद्र अशोका, ये क्या होता है? चंद्र अशोका, अशोका द फियर्स, अशोका द क्रूएल। वो एक तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस राजा था। उसने अपने भाइयों को खुद ही मारा था, सिर्फ इसीलिए कि उसे ताज पहनना था, कोई कंपटीटर ना हो और कोई चैलेंज उसे ना कर सके। ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ये स्कूल में किसी ने पढ़ाया ही नहीं। हाँ यार, ये वो एंगल है जो हम स्कूल में कभी नहीं पढ़े। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक साइड दिखती है, लेकिन अशोका की पूरी लाइफ एक यू टर्न है। पहले वो था एकदम क्रूएल, फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल बदल गया, और वो चीज़ जो हुई वो वही थी कलिंगा का युद्ध। कलिंगा, ये कहाँ है? आज का ओडिशा। तो देखो, अशोका के टाइम में ऑलमोस्ट पूरा भारत उसके कंट्रोल में था, लेकिन एक जगह थी जो स्टिल इंडिपेंडेंट थी, वो थी कलिंगा। और अशोका को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था। उसकी सोच थी कि पूरा मैप पर सिर्फ उसी का फ्लैग होना चाहिए, कोई कॉर्नर भी ऐसा ना बचे जो उसके राज के अंदर ना आता हो। तो उसने अटैक कर दिया कलिंगा पर। उसने अटैक किया अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी सेना लेकर, और जो युद्ध हुआ उन्नति, वो युद्ध इतिहास का सबसे खूनी युद्ध में से एक था। 1 लाख लोग, सोचो एक पल के लिए कि 1 लाख इंसान सिर्फ उस एक युद्ध में सीधा मारे गए, एक मैदान में मरे पड़े थे। 1 लाख?
यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। 1 लाख मतलब कितने घर बर्बाद हुए होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बचे वो वाउंडेड थे, जो पकड़े गए, जो हार गए। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए। 1.5 लाख अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपनी जमीन छोड़कर बंदी बन गए। यार ये सुनकर ही ना मेरा दिल भारी हो जाता है, सच में। अब इमेजिन करो एक सीन, अशोका खुद उस मैदान में खड़ा है, विजेता की तरह। उसने वो सब पाया जो चाहता था। कलिंगा उसका हो गया, पूरा भारत उसका हो गया, जीत गया वो। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो क्या था उन्नति? बर्बादी ही बर्बादी होगी ना। पूरी तरह से बर्बाद। खून, लाशें, जली हुई बस्तियां और रोती हुई माएं जिनके बेटे भी नहीं रहे। बच्चे जो अपने बाप को ढूंढ रहे हैं, भाग भाग के इधर उधर बस अपने पिता को ढूंढते हैं। बूढ़े लोग जो अपनी जिंदगी की सारी कमाई, अपना घर, अपना सब कुछ मिट्टी में मिला हुआ देख रहे हैं। और अशोका जो इतना खतरनाक था, जो चंद्र अशोका था, वो उस मैदान में खड़ा नहीं रह पाया। मतलब टूट गया अंदर से। बिल्कुल टूट गया, कंप्लीटली। और उस एक पल में, उस एक मोमेंट में उस इंसान ने डिसाइड किया कि वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा, कभी भी नहीं। उसने हथियार रखे हमेशा के लिए और कसम खाई कि अब मैं सिर्फ धर्म की राह पर चलूंगा, सिर्फ अहिंसा, सिर्फ सत्य और सिर्फ करुणा। यार ये तो एकदम फिल्मी मोमेंट लग रहा है। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? होता है यार, और इस केस में भी यही हुआ है। और यही वो था टर्निंग पॉइंट जो सिर्फ अशोका की जिंदगी नहीं बदला, पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल कर रख दिया। उसने बुद्धिज्म अपना लिया, पूरे साम्राज्य में धर्म फैलाया, स्तंभ लगवाए, शिलालेख लिखवाई। ये वही अशोका स्तंभ है जिनका लायन कैपिटल आज हमारे नेशनल एम्बलम पर है। ये वही अशोका चक्र है जो हमारे तिरंगे में है। ओह वाओ! तो एक्चुअली अशोका की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये यही थी, और वो आज भी हमारे साथ है, हमारे फ्लैग में। एग्जैक्टली। सोचो कितना डीप कनेक्शन है। लेकिन उन्नति, अब यहाँ से स्टोरी एक दूसरा डायरेक्शन लेती है। अशोका का बुद्धिस्ट बनना और सीक्रेट सोसाइटी, ये कनेक्शन कहाँ से आया? तो देखो, जब अशोका ने बुद्धिज्म अपनाई और दुनिया भर के ज्ञानी से मिलना शुरू किया, उनके दरबार में, मंदिरों में, सफरों में, तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक ज्ञान बिखरा हुआ है। मतलब कैसा ज्ञान? मेडिसिन में ऐसा ज्ञान नहीं, मेडिसिन में ऐसा ज्ञान था जो आज भी हम पूरा डिकोड नहीं कर पाए। सर्जरी में ऐसी टेक्निक थी जो मॉडर्न डॉक्टर्स भी देख के हैरान हो जाएं। विज्ञान में ऐसी थ्योरीज थी जो न्यूटन से हजारों साल पहले थी। राजनीति में ऐसी वॉर स्ट्रेटेजीज थीं जो किसी भी सेना को हराने की ताकत रखती थीं। माइंड कंट्रोल, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ इतना पावरफुल नॉलेज था जिससे कि अशोका डर गए। डर गए? नॉलेज से डर गए? नॉलेज से नहीं, उस नॉलेज के गलत इस्तेमाल से डर गए। उन्नति, थिंक अबाउट इट। अशोका खुद एक योद्धा थे। उसने खुद देखा था कि एक पावरफुल किंग क्या क्या कर सकता है। कलिंगा में उसने खुद वो तबाही मचाई थी। तो वो सबसे बेहतर जानता था कि अगर ये एडवांस नॉलेज, ये सुपर ह्यूमन ज्ञान अगर किसी और एम्बिशियस, किसी और रूथलेस इंसान के हाथ लग गया, तो फिर वो तो और भी बड़ा कलिंगा हो जाता, या फिर उससे भी बड़ा कुछ और। बिल्कुल, पूरी सिविलाइजेशन एंड हो सकती थी। और अशोका ने ये रिस्क नहीं लेना था। लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि ये ज्ञान खो जाए, क्योंकि ये ज्ञान ह्यूमैनिटी के काम आ सकता था सही हाथों में। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान सोचा जो आज भी अगर सच है तो चल रहा है। क्या प्लान था? उन्होंने पूरे ज्ञान को 9 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 9 किताबें, हर किताब में एक अलग डोमेन का नॉलेज था। और फिर उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में से 9 ऐसी हस्तियां चुनी जो अपने अपने फील्ड के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स थे, सबसे काबिल लोग, और हर एक को किताब दे दी। तो 9 लोग, 9 किताबें, और इसीलिए 9 अननोन मैन। एग्जैक्टली, 9 अज्ञात पुरुष और एक रूल।
एक ऐसा नियम जो इस पूरी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी है। क्या रूल था? रूल ये था कि सोसाइटी हमेशा हमेशा सीक्रेट रहेगी। कोई तुम्हारा नाम नहीं जानेगा पब्लिकली, कोई तुम्हारी तस्वीर नहीं होगी, कोई तुम्हारा क्रेडिट नहीं लेगा, कोई तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेगा। तुम एनोनिमसली काम करोगे हमेशा। और जब कभी तुम मरने वाले हो या रिटायर होने वाले हो तो तुम्हारा एक ही काम है, खुद से भी ज़्यादा एक काबिल इंसान ढूंढना, उसे ट्रेन करना, उसे वो किताब सौंपना और फिर वो अलग ले जाएगा। यार ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब ये चेन 2300 सालों से यूं ही चली आ रही है। एलिजेटली हाँ, और ये सिर्फ एक रैंडम क्लेम नहीं है उन्नति। इस थ्योरी को सीरियस लेने वाले लोग हैं, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो बिना इस थ्योरी को एक्सप्लेन ही नहीं होती, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो बिना इस थ्योरी के एक्सप्लेन ही नहीं होती। अच्छा, क्या चीज़ है? कोई एग्जाम्पल दो। अभी देती हूँ। पहले मुझे ये बताने दो कि वो 9 लोग कौन थे, क्योंकि वो नेम सुन के तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जल्दी बोलो, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। तो सुनो, पहला नाम था चरक। चरक? ये कौन थे? चरक एक ऐसे महान चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर। उन्हें मेडिसिन की किताब दी गई थी। इनकी लिखी हुई चरक संहिता ये आज भी आयुर्वेदा की एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो सोचो, 2000 साल पहले एक आदमी था जिसके पास मेडिकल नॉलेज इतनी एडवांस थी कि आज भी रिलेवेंट है। वाओ, ठीक है। दूसरे थे चाणक्य। चाणक्य, अर्थशास्त्र वाले चाणक्य। वही, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। उन्हें वॉरफेयर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज की किताब दी गई थी। और उन्नति, चाणक्य की इंटेलिजेंस के बारे में तो तुम भी जानती ही होगी। उन्होंने जो स्ट्रैटेजी सोची थी वो आज भी MBA कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे। हाँ यार, चाणक्य को तो मैं जानती हूँ, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल थे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। चाणक्य तो अशोक के दादा के टाइम पर थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हाँ, और यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो 9 नेम्स हैं, इनमें से कुछ अशोका के एग्जैक्ट टाइम के नहीं थे, कुछ पहले के थे, कुछ बाद के थे। थ्योरी के हिसाब से ये सब एक एक करके इस चेन में आए। कोई फाउंडिंग मेंबर था, कोई बाद में ऐड हुआ, क्योंकि ये एक लिविंग ब्रीदिंग सोसाइटी थी जो टाइम के साथ इवॉल्व करती जा रही थी। अच्छा, ओके, ये समझ में तो आ गया। अब ये बताओ आगे क्या हुआ? आगे तीसरा नाम देखो, तीसरा नाम था सुश्रुता। सुश्रुता, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, सुश्रुता को दुनिया का पहला सर्जन माना जाता है। सर्जरी की किताब उनके पास थी। इनकी सुश्रुता संहिता में इतना एडवांस सर्जिकल टेक्निक थी कि मॉडर्न डॉक्टर्स आज भी दंग रह जाते हैं ये पढ़ के। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी सुश्रुता ने 600 BCE में की थी। ये कंसेप्ट मॉडर्न मेडिसिन में बहुत बाद में आया है। यार ये तो सीरियसली अमेजिंग है। 600 BCE में नाक की सर्जरी। हाँ, और ये सिर्फ नाक नहीं, कैटरैक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब सुश्रुता के टेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेड है। अब बताओ, ये नॉलेज कहाँ से आई? कोई एक इंसान इतना कैसे जानता था? यार ये सुन के तो सच में लगने लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो बहुत बड़ा है। आगे बोलो। चौथा नाम, वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ये तो मैं जानती हूँ। जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। जीरो और बहुत कुछ। उन्होंने बताया था कि अर्थ गोल है। उन्होंने बताया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। पाई की वैल्यू कैलकुलेट की, सोलर ईयर की कैलकुलेशन की। ये सब तब जब दुनिया के बाकी लोग ये सोच रहे थे कि ज़मीन फ्लैट है और सूरज ज़मीन के चारों तरफ घूमता है। यार आर्यभट्ट तो अपनी टाइम से 1000 साल आगे थे। एग्जैक्टली। और थ्योरी के हिसाब से ये सब ज्ञान कहाँ से आया? उस किताब से जो अशोका ने उन्हें उनके प्रेडिसीजर्स को दी थी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की किताब। ओके, कौन है आगे? पांचवा है नागार्जुन। नागार्जुन? ये साउथ वाले नागार्जुन? ये उस जमाने में भी थे? अरे नहीं, वो सुपरस्टार नागार्जुन नहीं, ये उस जमाने की एक बहुत ही महान रसायनी थे। मतलब
एल्केमिस्ट, उनके पास एल्केमी की किताब थी। इनके बारे में कहा जाता है ये धातु को सोने में बदल सकते थे। अब ये सच था या नहीं, ये अलग अलग डिबेट है, लेकिन ये तो पक्का है कि नागार्जुन की केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एडवांस थी अपने टाइम में। धातु को सोने में, यार ये तो हैरी पॉटर जैसी बात हो गई। हाँ यार, लेकिन अल्केमी का कंसेप्ट सिर्फ फैंटेसी नहीं था, ये रियल लाइफ साइंटिफिक परस्यूट था। और नागार्जुन ने जो मेडिसिनल कंपाउंड बनाए वो आज भी आयुर्वेदा में यूज होते हैं। ओके, और अब मुझे इंटरेस्ट और भी ज्यादा, अब मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आगे कौन था? छठे थे पतंजलि। पतंजलि, योगा वाले, यही बाबा रामदेव? नहीं, वो नहीं, ये थे योग सूत्र लिखने वाले पतंजलि। उन्होंने माइंड और योगा की किताब दी थी। अब ये सोचो, योगा आज दुनिया में कितना पॉपुलर है, बिलियंस ऑफ पीपल योगा करते हैं, और ये सब एक इंसान की नॉलेज का एक्सटेंशन है। और थ्योरी कहती है कि ये नॉलेज एक सीक्रेट चेन का हिस्सा था। ये एक्चुअली मुझे पता था कि पतंजलि वही होंगे। वेल यार, ये कनेक्शन तो और भी ज्यादा डीप होता जा रहा है। मतलब ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। हाँ, और सातवां था वराहमिहिर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम जो मुझसे बोला नहीं जा रहा, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। वराहमिहिर एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे। ज्योतिष विद्या और कॉस्मोलॉजी इनके पास थी। इन्होंने पंच सिद्धांतिक लिखा था, जिसमें 5 अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम का कंप्लीशन था। ये टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि सेंचुरीज तक एस्ट्रोनॉमर्स इससे रेफरेंस की तरह यूज करते थे, और शायद आज भी करते हो। फिलहाल 8वां नंबर किसका था? 8वां नंबर था विष्णु शर्मा का। विष्णु शर्मा, ये तो हमारे जमाने के लग रहे हैं। लेकिन ये हैं पंचतंत्र वाले विष्णु शर्मा। इन्हें लिटरेचर और स्टेट क्राफ्ट की किताब दी गई थी। और पंचतंत्र वो छोटी छोटी एनिमल स्टोरीज, वो सिर्फ बच्चों की कहानियां ही नहीं थी उन्नति, उनमें गवर्नेंस का सीक्रेट है, डिप्लोमेसी के लेसन्स हैं, और ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप इंसाइट है। यार सच में, मैं तो बचपन में पंचतंत्र सुनती थी, पढ़ती थी, बट कभी सोचा नहीं था इसका मीनिंग इतना डीप निकलेगा जाकर के। हाँ यार, ये तो सब सरफेस है, अंदर क्या है वो समझने में जिंदगी लग जाती है। और 9वां और लास्ट इंसान है बुद्धिधर्मा। बोधिधर्मा का नाम मैंने सुना है, चाइना टू चेन्नई फिल्म में सुना था। अरे नहीं, वो नहीं है, ये थोड़े से अलग हैं। बुद्धिधर्मा एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। ये एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो चाइना गए थे। और मुझे पता है इन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया था। वो तो आगे की कहानी में पता चलेगा। चलो मैं इसके आगे तुम्हें बताती हूँ। और वहाँ इन्होंने ज़ेन बुद्धिज़्म की नींव रखी थी। और साथ में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने मार्शल आर्ट्स भी डेवलप किया है जो बाद में कुंग फू के आधार बना है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं इनके बारे में तो जानती हूँ। अच्छा चलो, तुम ही ठीक गई। चलिए अब ये बताओ, अब इन सब की थ्योरी क्या निकल रही है? देखो, थ्योरी के हिसाब से उसकी रूट एक इंडियन मॉन्क से है, बुद्धिधर्मा, जो चाइना के शॉलिन टेम्पल में गए थे। वहाँ के मॉन्क इतने फिजिकली वीक थे कि मेडिटेशन भी नहीं कर पाते थे। तो बुद्धिधर्मा ने उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी और वही ट्रेनिंग इवॉल्व होके शॉलिन कुंग फू बनी। यार मेरा दिमाग घूम चुका है। मतलब ये 9 लोग, डॉक्टर, स्ट्रेटजिस्ट, सर्जन, मैथमेटिशियन, एल्केमिस्ट, योगी, एस्ट्रोनॉमर, राइटर, मार्शल आर्टिस्ट, ये सब एक ही सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडर मेंबर्स थे। अगर थ्योरी सच है तो थे। और ये सब अशोका ने चूज किए थे। अशोका ने शुरू किया, फिर एक चेन चलती गई, हर मेंबर अपना सक्सेसर चूज करता गया, और ये चेन आज भी एलिजिडली चल रही है। आयुषी, हाँ। ये सब सुन के ना मेरे दिमाग में एक सवाल है, पूछूं? पूछ लो, तुम कौन सा चुप्पी होने वाली हो। ये सोसाइटी करती क्या थी? सिर्फ ज्ञान छुपाती थी या देती भी थी? मतलब कुछ और भी करती थी? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, सिर्फ छुपाना नहीं था काम था दुनिया को बचाना। जब भी कोई ऐसा मोमेंट आता था कि ये खतरनाक नॉलेज गलत हाथों में जाने वाली थी, ये इस सोसाइटी बीच में आ जाती थी। जब भी कोई ऐसा साइंटिफिक थ्योरी होने वाली थी जो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस थी, ये लोग पहले से वहाँ थे, साइलेंटली काम करते हुए,
कोई क्रेडिट नहीं, कोई रिकग्नाइजेशन नहीं, बस काम। ये तो किसी सुपर हीरो मूवी का प्लॉट ट्विस्ट लग रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ में है। हाँ, और उन्नति इस बात का एविडेंस भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस थ्योरी को सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहने देती। क्या एविडेंस है? और अब तो मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सुनो, पहला एविडेंस, कोनट सन टेम्पल उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है, वहाँ एक चक्र है और उस चक्र में 8 तीलियां हैं जो सेंटर से जुड़ी हुई हैं। 8 के साथ एक सेंटर, कुल 9 संख्या। थ्योरी कहती है कि ये 9 अननोन मैन का सिंबल है। अच्छा, तो टेम्पल में छुपा के रखे थे सारे सिंबल? हाँ, इन प्लेन साइट। जो जानता है वो समझे, जो नहीं जानता वो बस टेम्पल देखे। और दूसरा एविडेंस, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पता है क्या? क्या? गंगा नदी। गंगा? वो कैसे? उन्नति एक फ्रेंच राइटर थे, लुई जैकोलाई। 19th सेंचुरी में वो इंडिया आए थे जज की पोजीशन पर चंद्रनागौर में, और उन्होंने इंडिया में बहुत वक्त बिताया, बहुत रिसर्च की, और उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा कि गंगा नदी में लाखों लोग रोज नहाते हैं, पूजा करते हैं, लाशें भी बहाई जाती हैं कुछ जगह, लेकिन गंगा का पानी कंटेमिनेट नहीं होता। थ्योरी कहती है कि 9 अननोन मैन ने गंगा के पास एक सीक्रेट लोकेशन पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है जो पानी को हमेशा प्यूरिफाई करती रहती है, रेडिएशन बेस्ड है, जो आज भी काम कर रही है। यार ये सोच के ना गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब 2000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव है और हम जानते भी नहीं, और हम बस गंदगी फैला रहे हैं। और अभी तक साइंस भी इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। बैक्टीरियोफेजेस एक रीजन है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियोफेजेस से गंगा जैसी नदी इतनी यूनिक नहीं होती, और भी कुछ जरूर है। क्या है वो अभी भी मिस्ट्री है। ठीक है, अब एक और सवाल है। ये जो 9 किताबें थी, उनमें क्या था एग्जैक्टली? मतलब कुछ तो डिटेल में बताओ यार। 9 बुक्स में 9 टॉपिक, वो कौन से टॉपिक थे? 9 बुक्स में क्या सिर्फ 9 ही टॉपिक थे? बिल्कुल, तो ये सुनो तुम ध्यान से। पहली किताब थी प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वेलफेयर, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। प्रोपेगेंडा मतलब लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना। हाँ, ये किताब स्पेसिफिकली इस बारे में थी कि कैसे मासेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, कैसे एक आइडिया को इतने पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि लोग उसे अपनी ओन सोच समझने लगते हैं। आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे जो होता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रोपेगेंडा होता है, वो सब इस साइंस का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यार ये तो बहुत डेंजरस नॉलेज है। बहुत डेंजरस, इसीलिए अशोका ने इसे छुपाया। दूसरी किताब थी फिजियोलॉजी, मतलब ह्यूमन बॉडी का ज्ञान, लेकिन इस लेवल पर कि सिर्फ हाथ लगाने से किसी को मारा जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। सिर्फ हाथ लगाने से? ये तो सुपर नेचुरल लगता है। सुपरनैचुरल नहीं, हाइपर एडवांस साइंस। ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट का एक ऐसा ज्ञान जो आज की मॉडर्न मेडिसिन भी एक्सप्लोर कर रही है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब उसी बड़े ज्ञान का छोटे छोटे हिस्से हैं। असली किताब में क्या था वो अभी भी हिडन है। और तीसरी किताब? तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी, स्पेसिफिकली ईवो माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इतना डीप ज्ञान कि उन्हें कंट्रोल किया जाए, डिजीज क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना। ये वो नॉलेज है जो आज भी बायो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न है। यार ये तो सीधा बायो वेपन की बात हो गई। एग्जैक्टली, और इसीलिए सबसे डेंजरस किताब में से एक ये मानी जाती है। अगर ये नॉलेज गलत लोगों के हाथ लग जाए तो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन खतरे में है। यार सुन के सोच के ना बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर किसी के हाथ में ऐसी पावर होगी तो इसका इस्तेमाल वो कहाँ कहाँ करेगा। डर लगना जायज़ है, लेकिन समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी किताब है एल्केमी, मतलब मैटर को फंडामेंटली चेंज करने की साइंस, जो आज न्यूक्लियर फिजिक्स करने की कोशिश करती है। एटम्स को स्प्लिट करना, वो उस किताब का एक एंगल था। मतलब नागा अर्जुन जो करते थे वो एक्चुअली न्यूक्लियर लेवल का काम था। उस जमाने की लैंग्वेज में तो हाँ। और पांचवी किताब थी कम्युनिकेशन, लेकिन ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन नहीं,
ये थी एक्स्ट्रा सेंसरी कम्युनिकेशन, मतलब बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी फिजिकल मीडियम के एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। आज हम इसे टेलीपैथी कहते हैं और डिसमिस कर देते हैं, लेकिन थ्योरी कहती है कि ये एक रियल साइंस है जिसे डेलिबरेटली सप्रेस किया गया है। सिक्स सेंस वाली बात। शायद उससे भी आगे। और छठी किताब है ग्रेविटी, ग्रेविटेशन का ऐसा ज्ञान जो न्यूटन से हजारों साल पहले था, और सिर्फ समझना नहीं, उसे यूज भी करना। एंटी ग्रेविटी, लेविटेशन, ये चीजें जो आज साइंस फिक्शनल लगती हैं, वो उस किताब का हिस्सा था। यार ये सब सुन के तो लगता है कि हम एक्चुअल में बहुत पीछे हैं। जो 2000 साल पहले जाना जाता था वो आज भी हम पूरा नहीं जानते। हाँ, और शायद काफी लोग अभी यही सोच रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं किताब की, जो थी कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स का ज्ञान, स्पेस का ज्ञान, टाइम का ज्ञान। आर्यभट्ट ने जो किया, जो वरहमीरा ने किया, वो सिर्फ बिगनिंग थी। असली किताब में क्या था वो सोचते हैं तो दिमाग घूम जाता है। और 8वीं? लाइट की स्पीड, लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट को वेपन की तरह यूज करना। आज हम लेजर यूज करते हैं ना सर्जरी में, आज हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, वो सब उस किताब का एक बहुत छोटा पार्ट है। असली नॉलेज में लाइट को इतने पावरफुल तरीके से हार्नेस किया जा सकता था कि दुनिया बदल जाए या फिर खत्म हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें थी। और 9वीं लास्ट किताब के अंदर क्या था? लास्ट किताब थी सोशियोलॉजी, लेकिन इस लेवल पर कि सोसाइटीज कैसे बिहेव करती है, सिविलाइजेशन कैसे राइज और फॉल होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन को डिलिबरेटली एक डायरेक्शन में ले जाया जाए बिना उन्हें पता लगाए। यार ये तो सबसे ज्यादा डेंजरस लगा मुझे। मतलब पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बिना उन्हें पता लगे। और इसीलिए अशोका ने स्पेसिफिकली ये किताब छुपाई, क्योंकि अगर किसी एम्बिशियस रूलर को ये मिल जाए तो वो लिटरली पूरी दुनिया का मास्टर बन सकता था, बट साइलेंटली। आयुषी, एक चीज पूछनी है। अच्छा पूछो। ये सब सुन के एक सवाल है जो बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में। बोलो। ये सोसाइटी जो इतनी पावरफुल है, जिनके पास इतना ज्ञान है, ये आज कहाँ है? आज के टाइम में क्या कर रही है? कोई तो होगा ना जो अभी भी इन किताबों का गार्डियन हो। ये तो सबसे बड़ा सवाल है, और ऑनेस्टली कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि कौन है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ये चेन आज भी कहीं ना कहीं चल रही है। क्या चीजें? सोचो, दुनिया में आज भी कुछ ऐसी डिस्कवरीज होती हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होती हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो सडनली आती हैं और कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कहाँ से आई। अब मैं तुम्हें मॉडर्न इंडिया का कनेक्शन बताती हूँ, जो इस पूरी थ्योरी को एक नया एंगल देता है। हाँ, मॉडर्न इंडिया मतलब आज के टाइम में भी ये सोसाइटी है कहीं? थ्योरी कहती है हाँ, जब तुम 20th सेंचुरी के इंडिया का ग्रेटेस्ट माइंड को देखते हो एक साथ, तो कुछ ऐसा लगता है जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो। शुरू करते हैं एक नाम से जो शायद थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगे। एक आदमी था जिनका नाम था एड्रोगेन डेमेलो। एड्रोगेन डेमेलो, ये कौन थे? ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। यही तो इंटरेस्टिंग है। ये इंसान इतने ऑब्सक्योर हैं, इतना अननोन है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं इन्हें। लेकिन जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि इस इंसान का IQ, इसका इंटेलिजेंस कोटेंट 400 से ऊपर था। 400? यार आइंस्टाइन का IQ 160 था। 400 मतलब ओ माय गॉड। मतलब लिटरली ऑफ द चार्ट था, ह्यूमन स्केल से बाहर। लेकिन दुनिया में किसी को खास पता नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, कोई फेमस वर्क नहीं, कोई नोबेल प्राइज नहीं। एक इंसान जिसका IQ 400 था और फिर भी कंप्लीटली एनोनिमिटी रहा। यार ये तो सीधा 9 अननोन मैन वाली स्टोरी है। एनोनिमिटी, ज्ञान और कोई पहचान नहीं। एग्जैक्टली। अब दूसरा नाम है, और ये नाम तुम्हें पता होगा, डॉक्टर CV रमन। ओह, रमन इफेक्ट वाले नोबेल प्राइज विनर। हाँ, भारत रत्न, फिजिक्स में नोबेल प्राइज। रमन इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग का फिनोमेनन जो उन्होंने डिस्कवर किया, वो आज भी फिजिक्स के एक फाउंडेशनल डिस्कवरी है। थ्योरी कहती है कि डॉक्टर CV रमन 9 अननोन में से एक मेंबर थे, फिजिक्स और लाइट से रिलेटेड नॉलेज के गार्डियन। मतलब जो उन्होंने डिस्कवर किया वो ऑलरेडी उस किताब में था और उन्होंने सिंपली
उसे वर्ड में रिवील कर दिया। इस एंगल से सोचो तो शायद हाँ, या शायद वो नॉलेज की उस चेन का हिस्सा थे जो आर्यभट्ट ने शुरू की थी। सेंचुरीज बाद वो नॉलेज सीवी रमन के थ्रू दुनिया तक पहुंची। ये कनेक्शन इतना डीप है कि अगर सोचा जाए तो सच में गूज़बम्स आ रहे हैं। आगे कौन? अब एक नाम आता है जो सच में जब मैं इस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में सोचती हूँ तो आंखें भर आती हैं। आंखें भर आती हैं। कौन है वो? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन, हमारे प्रेसिडेंट, लोगों के प्रेसिडेंट। हाँ, अब्दुल कलाम, वो इंसान जिसे पूरा भारत प्यार करता था, जो रात को बच्चों से मिलते थे, जो अपनी लग्जरी प्रेसिडेंट हाउस की जगह एक सिंपल लाइफ जीते थे, जो अपनी डेथ तक स्टूडेंट को इंस्पायर करते रहे। उनका 9 मैन से क्या कनेक्शन था? देखो, थ्योरीज कहती हैं कि अब्दुल कलाम स्पेसिफिकली डेलिबरेटली एक जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, और वो जिम्मेदारी थी दुनिया में और इंडिया में शांति बनाए रखना। वो मिसाइल साइंटिस्ट थे, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके हाथ में था। वो चाहते तो इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में ले जा सकते थे जहां वॉर हो जाता, लेकिन उन्होंने हमेशा पीस की बात की, हमेशा डेवलपमेंट की बात की। उनका पूरा एग्जिस्टेंस, उनका पूरा मिशन ये था कि डिस्ट्रक्शन की तरफ बिल्कुल मत जाओ, बिल्ड करो, क्रिएट करो। ये सुन के और उन्हें याद करके सच में आंखें भर आती हैं। मतलब एक इंसान जिसके हाथ में वेपन्स थे, जिन्होंने फिर भी पीस को चूज किया। और यही तो अशोका की सोच थी ना। अशोका ने वेपन्स छोड़े थे, अब्दुल कलाम के पास वेपन्स बनाने की नॉलेज थी, लेकिन उन्होंने उस नॉलेज का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं किया, पूरी लाइफ पीस के लिए काम किया। ये एक ऐसा पैरेलल है जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तुम सच बोल रही हो। दोनों की स्टोरीज में एक ही थीम है, पावर का पास होना और फिर भी चूज करना कि हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और अब आता है एक और नाम, ये कहना चाहिए कि दो नाम। वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये दोनों तो बहुत बड़े नाम हैं। इसरो के फाउंडर साराभाई और भाभा इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर। हाँ, अब ये सोचो, ये दोनों लोग एक ही टाइम पर एक ही देश में दो सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे थे, स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दोनों दुनिया की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजीज हैं। अगर गलत हाथों में चली जाएं तो सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। और थ्योरी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लेम करती है। इसरो के फाउंडिंग विक्रम साराभाई की विजन इतनी क्लियर थी, इतनी स्पेसिफिक थी कि लगता था जैसे उन्होंने किसी से गाइडेंस ली है, किसी ऐसी सोर्स से जो सेंचुरीज पुराना है। आर्यभट्ट की एस्ट्रोनॉमी की किताब और सेंचुरीज बाद साराभाई ने आर्यभट्ट के नाम पर ही सैटेलाइट लॉन्च की। इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट। वाओ, ये तो मेरे दिमाग में अभी जस्ट क्लिक किया। पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट, जो 9 अननोन मैन में एक नाम है। कोइंसिडेंस या कुछ और? यार, अब मैं कहने से डरने लगी हूँ। कोइंसिडेंस नहीं लगता। और होमी भाभा, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर, उनके बारे में भी एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ है। उन्होंने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी स्पीड से डेवलप किया कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। और फिर होमी भाभा की डेथ भी मिस्टीरियस थी। मिस्टीरियस? वो कैसे? 1966 में उनका प्लेन क्रैश हुआ, एयर इंडिया फ्लाइट 101 मॉन्ट ब्लैंक के पास। स्विट्जरलैंड में एक ये जगह है, और आज तक उस क्रैश के बारे में कई सवाल उठाए जाते हैं। CIA इन्वॉल्वमेंट की बात भी कुछ रिसर्चर्स ने की है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जानबूझकर ख़त्म किए गए हैं। लेकिन क्यों? उन्हें क्यों खत्म किया जाता? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानते थे, और जो वो जानते थे वो कुछ लोगों को पता नहीं चलना चाहिए था। एग्जैक्टली वही जो पोप सिल्वेस्टर के साथ हुआ था। ये पैटर्न तो बहुत क्लियर है। जो बहुत ज़्यादा जानता है वो ज़्यादा देर नहीं रहता। और अब मैं तुम्हें वो चीज़ बताती हूँ जो इस सब को एक और एंगल देती है। पोप सिल्वेस्टर सेकेंड। हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई थी कि ये थे कौन, ये पोप का क्या हुआ, पूरी कहानी बताओ। तो ये बात है लगभग 10th सेंचुरी की। आज से रफली 1000 साल पहले यूरोप में उस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोप था।
जिनका नाम था पोप सिल्वेस्टर सेकेंड। ये अपने ज़माने के पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था। मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, म्यूजिक में, फिलॉसफी में, ये इंसान हर चीज़ में एक्सपर्ट था। तो लोग क्या सोचते थे इसके बारे में? लोग कहते थे ये इंसान जादूगर है, शैतान का बंदा है, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना कैसे जान सकता है? इतनी सारी फील्ड में इतना डीप नॉलेज, ये पॉसिबल ही नहीं था लोगों की सोच में। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान कहाँ से आया? एक बुक है द मॉर्निंग ऑफ मैजिशियंस, जो लुई पोवेल्स और जैकीस बर्गायर ने लिखी है। बहुत फेमस बुक है और उस बुक में ये क्लेम किया गया है कि पोप सिल्वेस्टर सेकेंड ने अपनी लाइफ में एक लंबी यात्रा की थी और उस यात्रा में वो इंडिया आए थे। पॉप इंडिया आए थे 1000 साल पहले? यार ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ, और इंडिया में थ्योरी के हिसाब से उन्हें कुछ ऐसी हस्तियां मिली जो 9 अननोन में से कनेक्टेड थीं और उन लोगों ने सिल्वेस्टर को कुछ दिया, कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ ऐसी चीज जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती है। और सिल्वेस्टर वो लेके यूरोप वापस गए, रोम पहुंचे, पोप बने और उस नॉलेज की वजह से वो इतने पावरफुल हो गए कि पूरा यूरोप उनसे डरता था। और फिर क्या हुआ उन्हें? हाँ, फिर बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी ऑब्वियस रीजन के वो मर गए मिस्टीरियसली। उनकी डेथ का कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री में नहीं है और थ्योरी कहती है कि 9 अननोन मेन ने इंश्योर किया कि जो सीक्रेट था वो बाहर ना जाए। स्टार्ट करूं? यार ये सुन के तो सीधा अंदर तक लगा। मतलब ये सोसाइटी जो इतनी अच्छी लगती थी वो इतनी डेंजरस भी थी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्नति। सोसाइटी की नीयत बुरी नहीं थी, वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका एक काम था, एक मिशन था और वो था ह्यूमैनिटी की रक्षा करना। अगर कोई उस डेंजरस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करने वाला था या अगर कोई उस नॉलेज को एक्सपोज करने वाला था तो सोसाइटी के बीच में वो आते थे। ये ब्रूटल था लेकिन इंटेंशनली ह्यूमैनिटी की रक्षा ही हो रही थी। ये समझ में आता है, ग्रेटर गुड वाली सोच। और एक और एविडेंस है जो इस थ्योरी को और सॉलिड बनाता है, वो है प्लेग, ब्लैक डेथ। 14th सेंचुरी में यूरोप की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी प्लेग की वजह से। ये पढ़ा था मैंने, बहुत भयानक था। बहुत भयानक। अब एक फ्रेंच साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर अर्सिन, उन्होंने प्लेग का एंटीडोट डिस्कवर किया। आज भी उस बैक्टीरियम का नाम एर्सिना पेस्टिस है। एर्सिना पेस्टिस है उन्हीं के नाम पर। लेकिन जब एर्सिन ये रिसर्च कर रहे थे तो इतिहास में रिकॉर्ड है कि वो इंडिया आए थे, मद्रास में, और वहाँ कुछ खास लोगों से मिले, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जिनके बारे में ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, और फिर वो वापस गए, उनका डिस्कवरी हुआ। मतलब हर कोई इंडिया में आता है किसी ना किसी क्लू के लिए। थ्योरी के हिसाब से वो 9 अननोन मैन के उस वक्त के मेंबर से मिले जो मेडिसिन की किताब के गार्डियन थे, चरखा के लाइनेज के लोग, और उन्होंने एर्सिन को एक डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन ने प्लेग का एंटीडोट बनाया और मिलियंस की लाइफ बचा ली। रुको, ये सोच कर ना दिमाग घूम गया। मतलब अगर 9 अननोन मैन ना होते, अगर यर्सिन को वो क्लू ना मिलती तो प्लेग का एंटीडोट और लेट आता और ज्यादा लोग मारे जाते। शायद यही तो इस थ्योरी की डेप्थ है। ये सोसाइटी सिर्फ बैकग्राउंड में बैठ के देख नहीं रही थी, ये एक्टिवली साइलेंटली दुनिया को बचा रही थी, बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी रिकग्नाइजेशन के। यार ये तो बहुत प्रोफाउंड है। मतलब इमेजिन करो कोई ऐसा ग्रुप पूरी दुनिया की हेल्प कर रहा है और कोई जानता भी नहीं। आयुषी, अब एक चीज पूछनी है। पूछो पूछो। जो मुझे बहुत टाइम से डिस्टर्ब कर रही है। ये सब सुन के ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल आता है। बोल तो दो। अगर ये सोसाइटी इतनी अच्छी है, इतनी नॉबल है, तो उन्होंने ये ज्ञान शेयर क्यों नहीं किया? अगर उनके पास कैंसर का क्योर है या था, अगर उनके पास क्लाइमेट चेंज का कोई सल्यूशन था, अगर उनके पास गरीबी खत्म करने का कोई तरीका था, तो उन्हें दुनिया को बताना चाहिए था ना। क्यों नहीं बताया? कितने लोग मर गए और वो लोग जो मर गए वो बच सकते थे। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है उन्नति, और ये क्वेश्चन इस थ्योरी के क्रिटिक्स भी उठाते हैं, और ऑनेस्टली इसका एक ही जवाब है। वो जवाब थोड़ा सा डार्क है लेकिन वो जवाब ऑनेस्ट है। बोलो। क्योंकि दुनिया रेडी नहीं थी और शायद अभी भी नहीं है।
मतलब सोचो अगर आजकल कोई आके दुनिया को बता दे कि ये लो कैंसर का कंप्लीट क्योर, ये लो अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का फॉर्मूला, तो क्या होगा? सब लोग खुश हो जाएंगे, लाइफ बेटर हो जाएगी। कुछ लोग, लेकिन बाकी लोग? फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनकी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है कैंसर ट्रीटमेंट से, वो क्या करेगी? गवर्नमेंट्स जिनकी पावर ऑयल और एनर्जी पर बेस्ड है, वो क्या करेंगी? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो वेपन सेल करती हैं, वो क्या करेंगी? ये लोग उस नॉलेज को सप्रेस कर देंगे, या उस नॉलेज को वेपन बना देंगे, या उस नॉलेज के इन्वेंटर को ही खत्म कर देंगे। ये थोड़ा सा साइनिकल व्यू है, लेकिन सच लगता है। यही रियलिटी है। निकोला टेस्ला का नाम सुना है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो तो बहुत जीनियस थे। टेस्ला ने फ्री एनर्जी डिस्कवर की थी, लिटरली फ्री, वायरलेस, अनलिमिटेड एनर्जी। और क्या हुआ? उसकी फंडिंग कट कर दी गई, उसके पेपर डिस्ट्रॉय कर दिए गए, वो पॉवर्टी में मरे। और आज भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। यही अशोका जानते थे 2300 साल पहले। दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पावरफुल नॉलेज पावरफुल लोगों को थ्रेटन करती है, तो बेटर है कि वो नॉलेज सेफ रहे। धीरे धीरे केयरफुली दुनिया को जितना हैंडल कर सकती है उतना ही दे दी जाए। मतलब ये सोसाइटी एक तरह का फिल्टर है, नॉलेज का फिल्टर। परफेक्ट वे टू पुट इट आउट। एक फिल्टर जो डिसाइड करता है कि क्या बाहर जाए और क्या अभी नहीं। और ये फिल्टर 2300 साल से काम करता आ रहा है। और ये फिल्टर कभी गलत भी हुआ है? मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कुछ ऐसा बाहर जाने दिया जो नहीं जाना चाहिए था? बहुत अच्छा सवाल। और ऑनेस्टली शायद हाँ, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। 2300 साल में कुछ तो चूक हुई होगी ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक एग्जाम्पल माना जाता है कुछ रिसर्च में। न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि हिरोशिमा नागासाकी में गिरा, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो शायद बाहर नहीं जानी चाहिए थी। और कुछ थ्योरी बिलीवर्स कहते हैं कि ये 9 अननोन मैन की एक फेलियर है कि वो इसको रोक नहीं पाए। यार ये तो बहुत हैवी है। मतलब हिरोशिमा में जो हुआ, अगर वो थ्योरी सच है तो वो एक फेलियर थी सोसाइटी की। शायद वो एक डेलिब्रेट डिसीजन था कि इस बार इंसानियत को ये दिखाना जरूरी था कि न्यूक्लियर वेपन कितनी बड़ी गलती है, ताकि वो दोबारा यूज ना हो। और एक्चुअली देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद किसी ने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया, चाहे कितना भी टेंशन आ जाए। कोल्ड वॉर आया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आई, लेकिन बटन नहीं दबाया गया। मतलब पेनफुल लेसन था, यानी कि लोगों को दर्द तो हुआ लेकिन लोगों ने एक सबक सीखा ताकि आगे ऐसा कभी ना हो। इस एंगल से सोचो तो हाँ, कुछ चीजें होनी पड़ती है ताकि ह्यूमैनिटी सीख सके। और 9 अननोन मैन वो इंश्योर करते हैं कि वो लेसन सीखा जाए, चाहे कॉस्ट कितनी भी हो। यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स एथिक्स हैं। एक तरफ लगता है कि ये सही नहीं कि कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं बाकी सबके लिए, दूसरी तरफ लगता है कि अगर ये ना होते तो शायद आज हम भी ना होते। और यही इस पूरी थ्योरी की ब्यूटी है। ये ब्लैक और वाइट नहीं है, ये एक मॉरली कॉम्प्लेक्स स्टोरी है जिसमें हीरोज भी कॉम्प्लिकेटेड हैं और डिसीजंस भी कॉम्प्लिकेटेड। अब एक और सवाल है, पूछो। ये जो 9 की संख्या है, 9 क्यों? कोई सिग्निफिकेंस है क्या 9 का? ओह, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ देखो, 9 की संख्या इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। 9 ये एक कंप्लीट नंबर माना जाता है। 9 प्लैनेट्स, 9 रस, 9 जेम्स, नवरत्न, कोनरक टेम्पल का चक्र, वहाँ 8 स्पोक्स हैं और एक सेंटर है, यानी कि 9। और ये सिंबल, ये 8 डायरेक्शन प्लस सेंटर, ये एक कंप्लीट यूनिवर्स का सिंबल है। हर डायरेक्शन कवर्ड है, हर एंगल प्रोटेक्टेड है। मतलब 9 इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, एक कंप्लीट सिस्टम। हाँ, और एक डायमेंशन और है। 9 एक ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 9 ही वापस आता है। 9 टाइम्स 2 18, 8 और 1 9, 9 टाइम्स 9 81, 8 और 1 9, हमेशा 9। कोई भी मल्टीप्लिकेशन करो, रिजल्ट हमेशा ही 9 होगा। यार ये तो सच में मैजिकल लगता है। मैथमेटिक्स में भी ये स्पेशल है। और अशोका ने ये चूज किया डेलिबरेटली क्योंकि ये सोसाइटी भी ऐसी थी। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी टाइम जाए, ये अपने कोर वापस आएगी। ये अपने कोर पर वापस आएगी, अपने मिशन पर, अपनी पर्पस पर। 9 की तरह हमेशा खुद पर
वापस। यार ये इतनी डीप सिंबलिज्म है कि सच में फील हो रहा है कि ये सिर्फ एक कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। और उन्नति, अब वो लास्ट चीज बताती हूँ जो पूरी कहानी को अलग ले जाती है। फाइनली बोलो जल्दी। तो ये सोचो, पूरे एपिसोड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं 9 अननोन मेन रियल थे या नहीं, कि ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे या नहीं, कि ये आज भी हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ। कौन सा सवाल? क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये चाहे ये सोसाइटी रियल हो या नहीं, चाहे अशोका ने एक्चुअली 9 लोगों को 9 किताबें दी हो या फिर नहीं, चाहे आज भी कोई गार्डियन हो या फिर ना हो, इस सबसे अलग अशोका की जो सोच थी वो तो रियल थी। एक इंसान ने जो डिसीजन लिया कि मैं अपनी बाकी पूरी लाइफ इस बात को एंश्योर करने में लगाऊंगा कि वो गलती दोबारा ना हो, वो तो रियल था ना। हाँ, ये तो सच है। और उस सोच में जो मैसेज था, वो मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि ज्ञान पावरफुल होता है, ज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। और उस सोच में जो मैसेज था, वो मैसेज आज भी उतना रेलेवेंट है कि ज्ञान पावरफुल होता है, ज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो सबके लिए नहीं होती, जो सिर्फ एक सर्टेन लेवल की मैच्योरिटी के बाद शेयर की जानी चाहिए। यार ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कही है। और पर्सनली मुझे ये थ्योरी इसलिए इतनी ज्यादा पसंद है क्योंकि अगर ये सच है तो अमेजिंग है, अगर ये सच नहीं है, अगर ये सिर्फ एक स्टोरी है, तो भी ये एक ऐसी स्टोरी है जो 2300 साल से चल रही है। और जो स्टोरी 2300 साल तक चलती रहे, जिस स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट 2300 साल बाद भी उतना ही हो, वो स्टोरी अपने आप में कुछ जरूरी कहती है। क्या कहती है? ये कहती है कि इंसान अंदर से चाहता है कि कोई हो जो दुनिया को देख रहा हो, कोई हो जो इंश्योर कर रहा हो कि सब ठीक रहे, कोई हो जो इतना वाइज हो, जो इतना सेल्फलेस हो कि वो काम करे बिना किसी रिवॉर्ड के। और ये स्टोरी लास्ट में आते आते बड़ी इमोशनल हो गई। और वो नीड, वो डिजायर, वो होप, ये बिल्कुल रियल है, चाहे 9 अननोन मेन रियल हो या ना हो। सच कहूँ पूरी ईमानदारी के साथ, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि काश ये रियल हो। और अब मुझे लगता है ना कि इस कहानी का नाम द 9 अननोन मैन नहीं, द 9 मिस्टीरियस मैन होना चाहिए। भाई देखिए, मिस्ट्री तो उन्नति इसमें काफी सारी थी, क्या, किसने, कब, क्यों किया। और जैसे जैसे इसकी एक परत उतरती गई, हमारी आंखें और भी ज्यादा बड़ी होती गई। इतिहास गवाह है और लोक कथाएं भी गवाह हैं, लेकिन अंतिम सच हमेशा छिपा रहता है। सम्राट अशोक की ये गुप्त संस्था, ये कहानी है या पूरी तरह से कल्पना, ये तो आप ही बताएंगे। ना पूरी तरह से सच, ना पूरी तरह से कल्पना। लोग इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं और समझते हैं। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह ना देखें, बल्कि इसे उस छिपे हुए रहस्य की तरह देखें, उस छिपे हुए इतिहास की तरह देखें जिसमें सच्चाई भी हो सकती है। अब आप इसे किस नजरिए से देखने वाले हैं, या आप हमें जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलेंगे दोस्तों आपके अपने वाले शो पर्दा के नेक्स्ट एपिसोड